हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीलिमिटेशन क्या है। देखिए, डीलिमिटेशन जो है, आपको लग रहा है कि 2026 में परिसीमन होगा? अगर डीलिमिटेशन लागू नहीं हुआ तो इससे क्या नुकसान होगा? देखिए पहला तो सबसे बड़ा नुकसान है कि महिला आरक्षण बिल देश में लागू नहीं हो। तीसरी जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, तो डीलिमिटेशन का आरक्षित सीटों पर क्या असर पड़ेगा? इस तरह की मूल भावना से छेड़छाड़ करना ये एक अपराध से कम नहीं है। सबसे पहले नुकसान हो रहा है SC/ST को, फिर महिलाओं को और युवाओं को। बहुत पहले से हमारे देश की राजनीति में बहुत सशक्त महिलाएं रही हैं, जो अभी वर्तमान में आपने पूछा महिला आरक्षण बिल, तो इससे बड़ा मजाक और कुछ हो ही नहीं सकता। संसद अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये एक षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? नमस्कार, मैं हूं सपना शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के लोकतंत्र की रूह का हिस्सा है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लेकर। अब इस टॉपिक के बारे में अक्सर लोग चर्चा नहीं करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के समय में नेता लोग इस बारे में बात भी नहीं करते। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को जब उठाया गया तो हंगामा जमकर देखने को मिला। लेकिन आखिरकार ये होता क्या है और इसके क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, आज इसी टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रुद्र प्रताप सिंह, जो आई युवा के संस्थापक हैं और लगातार युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर वो आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर, क्योंकि मामला है डीलिमिटेशन को लेकर, तो हमने इसको कई कैटेगरीज में बांटा है, जिसमें हम ना सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे, इसका क्या प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ जो भ्रांतियाँ लोगों के दिल में हैं, दिमाग में है कि इससे दक्षिण राज्य कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में कि कौन है रुद्र प्रताप सिंह। देखिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ, एक आम परिवार से आता हूँ और जो एक भारत के लोकतंत्र में आस्था रखता है और हमारा विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा देश सशक्त होगा और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसी दिशा में हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमारी हमेशा से चाह रही है कि राजनीति में अच्छे लोग आएँ और अपने विचारों से, अपने कार्यों से देश को आगे ले जाएं। तो इसी दिशा में कार्य करते हुए हमारी एक संस्था आई युवा, जो खास करके युवाओं को प्रेरित करती है राजनीति में आने के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि युवा के अंदर वो क्षमता है, वो संभावना है कि वो देश को बेहतर बना सकता है। क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, सारी चीज़ें बदल रहे हैं। तो उसी के हिसाब से जब युवा आगे आएगा तो अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से वो देश को आगे ले जाएगा। तो राजनीति में जितने ज़्यादा संख्या में युवा आएंगे वो देश को और आगे तरक्की पे ले जाएंगे। तो रुद्र प्रताप सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीलिमिटेशन क्या है? देखिए, डीलिमिटेशन जो है जनप्रतिनिधियों की संख्या निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें एक संवैधानिक तरीका अपनाया जाता है कि जब 10 साल के बाद जब जनगणना के आंकड़े आते हैं, उसके आधार पर जो है जनप्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करी जाती है। और हमारे देश में ये आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में पहले से डिफाइन है कि जिसके आधार पर हम प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारित करते हैं। और अब तक अपने देश में लगातार 3 बार डिलिमिटेशन हुई थी, 52 में, 62 में और 72 में। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान हमारे देश की सरकार ने 1976 में डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी थी, जो अब तक 2026 तक लगातार जारी है। तो रुद्र जी, अगर डीलिमिटेशन लागू नहीं हुआ तो उससे क्या नुकसान होगा? देखिए, पहला तो सबसे बड़ा नुकसान है कि महिला आरक्षण बिल देश में लागू नहीं होगा, जिसकी हम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरी जो है, युवाओं को राजनीति में जो प्रवेश का एक मौका है वो नहीं मिलेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है कि जो SC/ST की रिजर्व सीटें हैं वो नहीं बढ़ेंगी,
तो जो हम बार बार उनके अधिकारों की बात करते हैं, एक समानता की बात करते हैं, वो देश में लागू नहीं होगा। ये 3 सबसे व्यापक नुकसान हैं। और चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि परिवारवाद देश की राजनीति पर इस कदर हावी हो जाएगा कि अगले डिलिमिटेशन की जब समय सीमा आएगी, तब तक देश में लोकतंत्र की जगह पूरी तरह से राजतंत्र हावी हो चुका होगा। बिल्कुल, और आपका एक विचार भी है कि युवा और महिलाओं को बराबर जो हक मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो लोकतंत्र इससे अधूरा है। ऐसा आपको क्यों देखिए, लगता है? मेरी हमेशा से आस्था रही है कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक वहाँ के युवा की आस्था उस लोकतंत्र में है, क्योंकि वही एक ऐसा वर्ग होता है कि जो भविष्य के को देख करके अपनी चीज़ों को क्रियान्वित करता है। तो अगर युवा भविष्य को नहीं देखेगा लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र संभव ही नहीं हो पाएगा किसी देश में। और जहाँ तक बात रहती महिलाओं की, तो किसी भी देश में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में आधी आबादी कही जाती महिलाओं की, और अगर उनकी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी तो राजनीति बहुत पिछड़ जाएगा। और जहाँ तक अपने देश की अगर वर्तमान की बात करी जाए, तो वर्तमान में वही स्थिति है कि आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं राजनीति में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, जिसके चलते और भी फील्ड में उनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको एक मनोबल नहीं मिलता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखते हैं कि जब मेल की बात होती है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो पहचान बदल जाती है। तो ये जब तक ये बदलाव नहीं हमारे देश में आएगा, जब तक हम इस बदलाव को नहीं कर पाएंगे, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। तो मेरा मानना है कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, और उस तरीके से बढ़नी चाहिए कि जो सशक्त रूप से महिलाएं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमारे देश की राजनीति में नहीं रही हैं। बहुत पहले से हमारे देश की राजनीति में बहुत सशक्त महिलाएं रही हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में उस तरह की व्यवस्थाएं करी गई हैं जिससे महिलाएं राजनीति से दूर हो गई हैं। और वो जब तक नहीं राजनीति में आती हैं, मुझे लग रहा है कि देश उस सपने को पूरा नहीं कर पाएगा जिस सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल भी इसी मोटिव से लेकर आया गया था, ताकि महिला जो है सशक्त हो। हालांकि हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबी चर्चा है परिसीमन को लेकर। लेकिन आपने हमेशा से ये पैरवी भी की है कि राजनीति में युवाओं का 32% आरक्षण हो, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब शुरुआत में जब हम देश की आज़ादी में जाते हैं, तो देश को आज़ाद कराने में हमारे युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और देश की आज़ादी के बाद अब जैसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है हमसे कि आपने 32% की बात क्यों करी, उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि ये आंकड़ा युवाओं ने पार कर लिया है। पहले ये ऐसा हो चुका है, जब हम 57 का इलेक्शन लड़े थे तो 57 के चुनाव में जो युवाओं का प्रतिनिधित्व था संसद में हमारे, वो 32% था। तो हमारा मानना है कि जो हमने पहले अचीव कर लिया है, कम से कम वो चीज़ तो हमको मिलनी चाहिए। और अगर युवा नहीं आएगा तो आगे भविष्य में आपको अनुभव के साथ चीज़ें कैसे मिलेंगे, जब उसका रास्ता ही रोक दिया जाएगा। आज का युवा कल का भविष्य होता है, तो उसको अगर आप राजनीति में आने से रोक देंगे। जब हमारे देश में पहले 3 चुनाव हुए थे, 52 में, 57 में और 62 में, तो उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% के आसपास था। तो जब देश की आज़ादी के बाद हमारे युवा राजनीति को लेकर के इतने एग्रेसिव थे, इतने उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है कि हम आगे आने वाले समय में युवा राजनीति से दूर चला जाता है। तो ये मुझे जो बार बार दिखाई देता है कि राजनीति को किस तरीके से बदला गया, उसमें किस तरह की चीज़ों को डाला गया कि जिससे युवाओं को, महिलाओं को राजनीति से दूर कर दिया गया। एक राजनीति की नई परिभाषा गढ़ दी गई, जिसमें बार बार ये कह दिया जाता है कि राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति एक दलदल है। बहुत सारी भ्रांतियां फैला करके उससे युवाओं को, महिलाओं को दूर कर दिया गया। तो मेरा इसीलिए प्रयास है कि नहीं, उनको फिर से आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आते हैं, हम इस ढुलमुल रवैये के साथ विश्व की राजनीति का, पूरे विश्व के जो आज के डेट में आर्थिक स्थिति है, इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर भारत के निर्माण का जो सपना देख रहे हैं वो साकार कर सकें। बिल्कुल, और इस दौरान पैरवी भी सभी को करनी चाहिए कि युवाओं को मौका मिले और महिलाओं को मौका मिले। और कहीं ना कहीं परिसीमन एक बहुत अहम मुद्दा भी है। अब क्योंकि हम परिसीमन को लेकर बात कर रहे हैं, तो इस समय इस मुद्दे के लिए जो आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, यही समय क्यों चुना? एक्चुअली इसके समय चुनने की वजह ये है कि इसकी जो अवधि है, जो उस पर रोक लगाई गई है परिसीमन पे, उसकी अवधि अप्रैल में ख़त्म हो रही है।
तो अगर अप्रैल तक इस परिसीमन पे जो लगी रोक है, अगर उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो परिसीमन अप्रैल के बाद से लागू हो जाता है। तो जो अब जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद परिसीमन हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति पहले से बनती हुई आ रही है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसमें मेरी आशंका है कि परिसीमन को फिर से बढ़ाया जाएगा, उस पर लगी रोक को बढ़ा करके फिर 25 साल आगे किया जा जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि अगर 25 साल और परिसीमन को आगे बढ़ा दिया जाएगा तो देश की जो स्थिति है वो बहुत बदतर हो जाएगी। लोकतंत्र हमारा समापन के दौर में चला जाएगा, क्योंकि जो कुछ लोग साजिश बस परिसीमन पर रोक लगा करके करना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से उसमें सफल होंगे और उसके बाद हम लोकतंत्र को बचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अभी इस समय है कि हम लोग इस पर चर्चा करें, इस पर बात करें, इस मुद्दे की गंभीरता को समझें, ताकि ये परिसीमन पर लगी रोक अप्रैल में ख़त्म कर दी जाए और परिसीमन के साथ इस देश में फिर से चुनाव कराए जाएं, जिससे ये लोकतंत्र जिस कल्पना के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में परिसीमन की व्यवस्था करी थी, उसी के उद्देश्य के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, इस मुद्दे पे क्योंकि मैं आगे बढ़ूं तो जो दर्शक हैं जिनको नहीं पता कि परिसीमन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, आसान शब्दों में एक बार इसकी व्याख्या कर दीजिए। देखिए, परिसीमन ये होता है कि जब हम आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसमें एक व्यवस्था ये करी गई कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर होगा। तो उसमें ये व्यवस्था करी गई कि हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और ये हमेशा से ये कंपलसरी था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। ये संविधान के मूल में है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी गंभीर समस्या देश में आई कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो तत्कालीन सरकार ने इसको 25 साल के लिए रोक लगा दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब 25 साल के लिए रोक लगाई गई तो इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया, न इस पर कभी कोई चर्चा हुई। फिर बाद में 25 साल बाद जब उसकी समय पूरा हुआ तो 2001 में इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया। सवाल बार बार ये उठता है कि जब जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव होना हमारी संविधान सभा ने निर्धारित किया था, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी इस देश में कि आपातकाल जब देश में लगा हुआ था उस समय न संसद की कोई व्यवस्था थी, तब इस कानून पर रोक लगाया गया और हमारे देश के जो भी विपक्ष के नेता कह सकते हैं या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, उस किसी भी व्यक्ति ने इमरजेंसी के बाद भी इसका विरोध नहीं किया कि इसको ऐसा क्यों किया गया। तो सवाल यहाँ सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो संविधान के मूल में थी, जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर के थी, उस पर रोक लगाई जाती है और 50 साल के लिए रोक लगाई जाती है और हम उस पर चुप रह जाते हैं। तो ये इस आशंका को जन्म देती है कि हम लोकतंत्र को करना क्या चाहते हैं। लोकतंत्र के अगर हम मूल को ही मार देते हैं और हम बात करते हैं लोकतंत्र को, तो उस लोकतंत्र की क्या व्यवस्था मानी जाएगी जिसमें जनता के जो वोट है, जिसकी हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का आधार यही है कि हर एक वोट जो है वो एक बराबर होता है। तो इस व्यवस्था में हम कहाँ रह जाते हैं। जहाँ हम 10 लाख की संख्या पे एक सांसद चुनते थे, आज हम 30 लाख की संख्या पे एक सांसद चुन रहे हैं और उसके बाद भी उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। हम देश के इतने सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन जहाँ हम बात आ जाती है कि परिसीमन पे, तो आप एक सर्वे करा करके कहीं देख लीजिए कि परिसीमन पे अगर बात होगी तो इस देश का 99% व्यक्ति को पता ही नहीं है कि परिसीमन क्या है या उसकी रोक क्यों लगी या उसके कारण क्या है। तो ये मुझे जो सबसे बात खटकती है कि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था करना मुझे कहीं से नहीं दिखाई देता है। दूसरे, जो इसका आधार है वो बहुत हास्यास्पद है। जब डिलिमिटेशन पर रोक लगाई गई थी तब ये कहा गया था कि इससे जनसंख्या नियंत्रण होगा, कि जनसंख्या को हम नियंत्रित कर लेंगे, कि जो उत्तर की आबादी बढ़ रही थी, जो एक बहुत बड़ा एक मिथ है, जो बहुत बड़ी चर्चा बार बार चलती है कि उत्तर और दक्षिण भारत की आबादी को लेकर के इस पर रोक लगाई थी कि जनसंख्या उन्होंने नियंत्रित कर लिया, तो इस वजह से। तो ये मुझे तर्क सबसे हास्यास्पद लगता है कि आप जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए डिलिमिटेशन पर रोक लगाते हैं और उससे जनसंख्या क्या नियंत्रित हो जाती है। आज हम 50 सालों में हमारी आबादी 90 करोड़ बढ़ गई है, तो इससे न तो जनसंख्या नियंत्रण हुई और न डिलिमिटेशन का कोई असर हुआ। तो ये तथ्य दोनों तरफ से, तो इसमें मुझे पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि राजनीतिक साजिश करी गई थी, देश के लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ किया गया और वही लोकतंत्र जो हमारे
स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लोग शामिल थे, जो हमारी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो लोकतंत्र की कल्पना करी थी, आज हम उस लोकतंत्र में नहीं रह रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोकतंत्र होता तो आज हम इस व्यवस्था में नहीं होते, हमारे इस प्रतिनिधियों का चुनाव सही तरीके से होता और उसी चुनाव के आधार पर आप देखते कि जैसे हमारे साथ आज़ाद बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो विकसित देश की लिस्ट में आते हैं और हम आज भी विकासशील देशों की बात करते हैं, क्योंकि हमने अपने जो विकास के तरीके थे, तौर तरीके थे, जो हमारे कुशल लोग थे, जिनके अंदर कार्य क्षमता थी, उनको हमने राजनीति में आने ही नहीं दिया और उसका परिणाम ये होगा कि आज हमारा लोकतंत्र एक तरह से एक बीमारू कह सकते हैं और ऐसा लाचार हो गया है कि जो कुछ व्यक्तियों के, कुछ परिवारों तक ही सीमित रह गया है। आपको लग रहा है कि 2026 में परिसीमन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तो एकदम नहीं लगता है। कारण क्या है कि अगर होना होता तो इसकी तैयारियां शुरू हो जाती। 7-8 महीने बचे हैं और उस पे न हम कोई चर्चा कर रहे हैं, न कोई बात कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल उठ जाता है महिला आरक्षण बिल को लेकर, क्योंकि सरकार लेकर आई थी 2023 में, 2024 में चुनाव थे, बाकायदा उसको लगातार प्रचार प्रसार में भी फैलाया गया था। जब सरकार की मंशा ही नहीं थी और सरकार ने ये तय किया कि परिसीमन के आधार पर ही होगा, तो फिर ये बिल लाने का क्या फ़ायदा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके, जो 2-3 तर्क हैं जिसको मैं अब तक समझ पाया हूँ कि डिलिमिटेशन पे रोक का आधार 2-3 था। एक तो जो अभी वर्तमान में आपने पूछा महिला आरक्षण बिल, तो इससे बड़ा मजाक और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जब आप 2023 में बिल लाते हैं कि 33% महिला आरक्षण बिल होगा और उस महिला आरक्षण बिल के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें एक कंडीशन हम लगा देते हैं कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन के बाद होगा और परिसीमन हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व बनता है? उसकी कोई महत्व बचता ही नहीं है। कारण क्या है कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद अगर आप महिला आरक्षण बिल पास करते हैं और उसके साथ भी आप एक ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जो पूरी ही नहीं हो सकती है, तो उससे बड़ा मजाक तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी भी व्यक्ति ने, और ख़ास करके मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, कि महिलाएं अपने अधिकार को लेकर के इतनी मुखर नहीं हैं कि वो इस बात को रख पाएँ कि आखिर इसके साथ ही इस कंडीशन को लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। डिलिमिटेशन अलग चीज़ है, महिला आरक्षण अलग चीज़ है। इसको उसके साथ आप जोड़ करके उस एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि मैंने आपकी बात मान भी ली और हम आपको कोई चीज़ दे भी नहीं रहे हैं। तो इस व्यवस्था में तो एक दूर की कौड़ी वाली जो एक कहावत है वही आपको सामने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर 23 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो 24 का चुनाव उसी के आधार पर करा लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। और डिलिमिटेशन के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन का देखिए जो सबसे बड़ा फायदा होना था या जिसके आधार पर डिलिमिटेशन की एक व्यवस्था बनाई गई थी कि नए लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। जब नए लोग आएंगे, क्योंकि हर जनसंख्या की गणना के बाद, हर डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ती, सीटें बढ़ने का मतलब ये होता है कि नए लोगों का राजनीति में प्रवेश होगा। वो नए लोग कौन होते हैं? जो उस दिशा में अपने आप को देखते हैं, उस दिशा में कार्य कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं। लेकिन जब सीटें एक स्थिर कर दी जाती हैं तो कुछ व्यक्ति लोग उस पर एक अधिकार बना लेते हैं, वो नए लोगों के प्रवेश को रोक देते हैं। आप ये सोचिए कि जब हमारी संविधान सभा में सर्वसम्मत से एक फैसला लिया गया कि आंकड़ों के जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, नहीं तो वो लोग भी तो फिक्स कर सकते थे ना कि लोकसभा की इतनी सीटें रहेंगी, विधानसभा में इतनी सीटें रहेंगी, चाहे कोई भी आंकड़े बढ़ते रहे, जनसंख्या बढ़े या कुछ भी। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा ना, उन्होंने सोचा तो यही सोचा कि सीटें बढ़नी चाहिए। अब आज के डेट में एक चीज़ बताइए कि जैसे सब केवल चुनाव में रिजर्वेशन लागू होता है SC/ST के लिए, और आज वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो लगभग 24% सीटें रिजर्व हैं SC/ST के लिए। आज पूरा देश बाबा साहब की बात करता है, आज पूरा देश दलित चिंतक बना घूम रहा है, लेकिन अगर इस डिलिमिटेशन का सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो SC/ST को हुआ है, क्योंकि उनको तो रिजर्वेशन उसमें मिला है। अगर सीटें बढ़ती तो वो रिजर्वेशन के आधार पर और उनकी भी सीटें बढ़ती। आज जैसे वर्तमान में 131 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा की SC/ST के लिए, वो आंकड़े बढ़ करके लगभग 350-400 पहुंच जाते, तो ये प्रतिनिधित्व उनका मिलता ना, उनको आने से क्यों रोका गया?
अगर ये व्यवस्था लागू होती तो उन लोगों को मौका मिलता और वो लोग आगे आते। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया आंकड़े के आधार पर कि 3 चुनाव में युवाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो 30% था, लेकिन डिलिमिटेशन पर रोक लगा करके उसके बाद आज युवाओं का प्रतिशत आप देखिए 10 से 12% रह गया है। और उसमें भी 100% आप देखेंगे कि परिवार के लोग हैं जिनके कई पीढ़ियों से राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, राजनीतिक परिवार के लोग हैं, उनके बहुएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो एक आम आदमी को राजनीति से दूर रखने की इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है। तो डिलिमिटेशन पर रोक लगाने का आधार ही यही था कि आम व्यक्ति जो है वो राजनीति से दूर हो जाए। और जो कुछ लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, आज एक बात बताइए कि किसको ये नहीं पता है कि राजनीति में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, टिकट पाने का क्या समीकरण बनाया जाता है, या चुनाव में कितने खर्च होते हैं, ये किससे छुपा हुआ है। वो इसी वजह से हो गया है क्योंकि उतने ताकतवर और उतने मजबूत लोगों ने उन सीटों पर कब्जा कर रखा है कि जिससे आम आदमी का उसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता है। तो ये अगर डिलिमिटेशन पर लगी रोक हट जाती तो सीटें बढ़ती, तो आम आदमी के लिए उस पर अवसर होता है। और हमेशा क्या होता है कि देखिए जब प्रतिस्पर्धा होती है तो अच्छे लोग सामने आते हैं। यहाँ हमने प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दिया, हम एक सीमा को निर्धारित कर दिए हैं कि इसी के अंदर आपको काम करना होगा। और बार बार जब ये बात कही जाती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उत्तर की सीटें, दक्षिण की सीटें, उत्तर ने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया, दक्षिण ने जनसंख्या को नियंत्रित किया। तो आज अगर हम मुझे जो आशंका है कि 2026 में डिलिमिटेशन पर लगी रोक नहीं हटाई जाएगी, वो इसी वजह से है क्योंकि अगर 1976 में ये परिस्थिति थी तो 2026 में क्या उत्तर की जनसंख्या घट गई है? अभी भी तो वही स्थिति है। तो जब आप 76 में उसको नहीं लागू कर पाए तो 26 में आप कैसे लागू करोगे? समस्या तो तब भी वही थी और समस्या अब भी यही है, तो आप इसको फिर से आगे टालने का प्रयास करोगे। तो मेरा इसमें ये मानना है कि देखिए राजनीति को अगर हम देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम देश के संविधान की बात कर रहे हैं, तो हम उस संविधान के मूल को बात करेंगे क्योंकि संविधान का मूल ही होता है संसद। अगर संसद अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। और क्योंकि अभी दक्षिण का आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि कई बार ये मामले सामने आते हैं कि दक्षिण राज्यों के जो हित हैं वो प्रभावित होंगे, लेकिन किस तरीके से उन लोगों को समझाया जाए कि भाई ये ज़रूरी है। इससे ना तो आपके हित प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन किस तरीके से हम इसको लें कि डिलिमिटेशन का क्या प्रभाव हो सकता है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए ये आशंका जो है वो गलत नहीं है। दक्षिण के राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित की, इस बात में कोई दो राय नहीं है और उनका प्रयास जो है वो सराहनीय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसके बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। ये रास्ता तभी निकलेगा जब इस पे बातचीत होगी। दूसरी जो ये तर्क दिया जाता है, इसको मैं इसलिए पूरे तरीके से खारिज करता हूँ क्योंकि ये लोकसभा के लिए माना जा सकता है कि लोकसभा में अगर डिलिमिटेशन जनसंख्या के जिस वर्तमान आधार पर अगर लागू होता है तो उसमें उत्तर की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, दक्षिण की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी। लेकिन ये परिसीमन तो विधानसभा में भी लागू होता है। तो अगर परिसीमन को लेकर के हमारे मन में विचार इतने स्पष्ट हैं या कोई हमारे उसमें राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है तो विधानसभा में परिसीमन क्यों नहीं लागू किया जाता है? अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में कहीं पे भी परिसीमन विधानसभा में लागू किए जाएं, विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएं, तो उससे बाकी किसी प्रदेश को क्या फ़र्क पड़ता है? या जैसे और जगहों पे जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है या और जो नए राज्य बने हैं, आप नया राज्य आपको तेलंगाना बना है, वहाँ विधानसभा की सीटें बढ़ी हैं। दिल्ली जैसे राज्य में 70 सीटें हैं, उत्तराखंड में आपको 70 सीटें मिलेंगी। लेकिन जो पुराने राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ क्यों नहीं करा गया? तो ये जो तर्क है ना, ये इसलिए नहीं सही बैठता है कि आपके पास पहले करने के लिए आधार है। आप विधानसभा में इसको लागू कर सकते थे, लेकिन आप विधानसभा में इसको लागू नहीं कर रहे हैं और आप लोकसभा में आप दक्षिण का एक बात करके और उसको पूरा चीज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और दक्षिण की बात है तो आप उस पर चर्चा करेंगे ना। जो 50 सालों से जिस पे रोक लगी गई है, अब आपके पास 7-8 महीने बचे हैं, तो आप दक्षिण के राज्य या उत्तर के राज्य उन पे बैठ के चर्चा करेंगे ना। और दूसरी चीज क्या है कि दक्षिण के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तर के हितों को थोड़ी मारा जा सकता है। अब आप
71 की जनसंख्या के अनुसार अभी तक चल रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम देश को पीछे की दिशा में लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। इसके लिए आपको स्पष्ट अपनी बात को रखनी पड़ेगी कि आप करना क्या चाहते हैं, और करने न चाहने वाली जो बात है तो उसमें करना यही चाह रहे हैं कि आप इस रोग को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इतना गंभीर मुद्दा होने के बावजूद लोगों के बीच ये मुद्दा ही नहीं है, लोगों को इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। तो साजिश इसी को कहते हैं कि किसी विशेष चीज़ को आप भुला दीजिए, लोगों के दिमाग से ही निकाल दीजिए कि कोई ऐसी भी चीज़ है कि जो ये हो सकती है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी इस पे, मेरा मिलना जुलना होता है, चर्चा होता है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या 50 साल से डिलिमिटेशन पे रोक लगी है। तो मेरे कहने के मतलब है कि जो हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग सत्ता में हैं या जो राजनीति के शीर्ष पे हैं, वो कम से कम अपने लोगों के साथ राजनीति मत करें, अपने देश की जनता के साथ राजनीति न करें, अपने देश के युवाओं के साथ ना राजनीति करें, महिलाओं के साथ ना राजनीति करें। देश कितने खुशी के साथ इस बात को सेलिब्रेट कर रहा था कि महिला आरक्षण बिल 75 साल बाद पास हुआ। कितने लोग बता सकते हैं कि बिल पास होने के बाद भी इसका कोई औचित्य ही नहीं है। भाई, हम बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई के जब धरातल पे हम जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम वहाँ उस तरह से चीज़ों को कर पा रहे हैं या दिखा पा रहे हैं या बता पा रहे हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए। ये समस्या है हमारे देश की राजनीति की। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या भी है, और ऐसे में परिसीमन का लागू होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या आप सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन आप बार बार षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है, और क्यों राजनेता जो हैं वो अपने हितों के चलते जनता के हितों को भुला देते हैं? देखिए, षड्यंत्र मैं बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ कि एक तो देखिए इसका सबसे बड़ा आधार ये है कि इसे लागू करने का जो समय था वो इमरजेंसी के दौरान में था। तो इमरजेंसी के दौरान मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत थी कि जो परिसीमन पर रोक लगाई जाए। पर उस समय कहा गया था कि वो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। हाँ, मैं वैसी बात कह रहा हूँ ना, कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिसीमन से जनसंख्या अगर नियंत्रण हो गई तो आप देख लीजिए 90 करोड़ उसके बाद हमारी आबादी बढ़ गई है, तो वो तो हुआ नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि देखिए, लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की एक व्यवस्था है जिसकी शुरुआत हमने 76 में करी, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो देश में परिवारवाद का बोलबाला रहा। जितने राजनीतिक दल हुए उनकी तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन आज राजनीति में है। आम आदमी को राजनीति से दूर कर दिया गया। जो मैं बात युवा की कह रहा हूँ कि 30% युवा उसके पहले राजनीति में था, लेकिन उसको घटते घटते वो करके 10-12 पे आ गए, और वो भी एक कुछ परिवार विशेष के लोग हैं। तो ये एक षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? अगर ये षड्यंत्र नहीं होता तो देश में जितने भी बड़े नेता पैदा हुए, जो आज राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दलों के प्रमुख हैं, वो उसी दौर की राजनीति से पैदा हुए। लेकिन उन्होंने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया जिस दरवाजे से वो खुद राजनीति में आए थे, क्योंकि जब जब परिसीमन हुआ सीटें बढ़ी। सीटें बढ़ने का मतलब ये हुआ कि नए लोगों को आने का मौका मिला। तो ये एक राजनीतिक अगर षड्यंत्र नहीं होता तो इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं थी। और अगर हम ये भी मान लेते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाए तो उसको बीच में हटा देना चाहिए था। उस पे तो हम एकदम कुंडली मार कर बैठे हैं, उसको तो पे हम हटाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, न उस पे हम कोई चर्चा कर रहे हैं, न हम कोई बात कर रहे हैं। और 50 साल अगर किसी लोकतंत्र में, हम 75 साल के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उसमें हम 50 साल डिलिमिटेशन पर रोक लगा के बात बैठे हुए हैं, तो हम कैसे इस बात को मान सकते हैं कि 50 साल से हमारे देश में लोकतंत्र है? जब संसद की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप एक तथ्य ये है कि इस देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है, क्योंकि जनता द्वारा चुने ही प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। राज्यसभा प्रधानमंत्री चुनाव में शामिल नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि जनता जिसको सीधा वोट देती है वही प्रधानमंत्री चुनता है। तो जब इतना महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया था, तो ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी कि उन्हीं प्रतिनिधियों के चुनाव और उनकी संख्या को रोक लगा दी जाए? उनकी रोक लगा करके हम उनका प्रतिनिधित्व ही तो खत्म कर रहे हैं। और अगर एक सामान्य तरीके से आप देखिए तो अगर 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब हमारा तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं,
जो 71 में जो लोग थे, जिस आधार पर प्रतिनिधित्व बनाया गया कि 543 सांसद होंगे, तो उसके बाद अगर नहीं बढ़े तो जो उसके बाद पैदा हुए लोग हैं उनके लिए तो उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं आया। तो हम कैसे मान करके चलते हैं कि हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं जिस लोकतंत्र ने अपने ही लोकतंत्र का गला घोट दिया है। संसद के ऊपर ये भार है कि पूरे देश के हर नियम कानून को जांचे, समझे, परखे और उसके आधार पर नई नई व्यवस्थाओं को बनाए। लेकिन अगर वही संसद अपने अधिकारों को लेकर के नहीं खड़ी हो सकती है, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती, तो हम लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? तो वो लोकतंत्र कहाँ से बचता है? और ये एक षड्यंत्र नहीं होता तो इस पे 50 साल तक आप कोई भी ऐसी चीज बता दीजिए कि जिसको 50 साल तक आप रोक करके रखे हैं, और जिस चीज के लिए आपने रोक कर रखा है मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई फायदा हुआ है। और जनसंख्या नियंत्रण डिलिमिटेशन से हो तो इससे बड़ी तो दुनिया में कोई हास्यास्पद चीज ही नहीं हो सकती है। और जिन लोगों ने कहा होगा या सुना होगा और उस दौरान जो लोग और राजनीति में रहे होंगे उन लोगों ने अगर विरोध नहीं किया तो उससे भी बड़ी हास्यास्पद बात होती है। तो सवाल यहीं से मन में उठता है, शंका यहीं से उठता है कि ऐसी व्यवस्थाएं हो रही थी और हमारा देश चुप था, और तब भी चुप था और आज भी चुप है। मुझे तो एकदम तत्काल की बात आती है कि महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन को जोड़ा गया और पूरा देश चुप रहा। वही महिलाओं के अधिकार की बात हो रही थी तो उसको हटाया जाना चाहिए था ना। आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मुद्दे पर संसद को रोक दिया जाता है, संसद का पूरा पूरा सत्र बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल को जब डिलिमिटेशन से जोड़ा गया तो किसी राजनीतिक दल ने इसके लिए संसद रोक दिया? तो डीलिमिटेशन का आरक्षित सीटों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने बताया जो कि केवल इस देश में चुनावी में केवल आरक्षण प्राप्त है SC/ST को, जो वर्तमान में भी लगभग 24% के आसपास होता है, और लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं SC/ST के लिए। डिलिमिटेशन से ये फायदा होगा कि वो सीटें बढ़ेंगी और उसी अनुपात में उनका आरक्षण से सीटें बढ़ेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ डिलिमिटेशन का, आप मान के चलिए उस पर जो लगी रोक है वो SC/ST को हुआ। क्योंकि देखिए उनको इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था कि वो एक मुख्य धारा में आ सकें और जो पिछड़ापन है, जो जिस तरह से उनकी प्रगति नहीं हो पाई थी वो हो सके, इसी के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन जो सीटें फ्रीज कर दी गई उसका नुकसान क्या हुआ कि उसमें जो लोग ताकतवर थे उन लोगों ने उस सीटों पर कब्जा कर लिया। SC/ST वर्ग में जो लोग ताकतवर थे वो वही लोग उस सीटों पर कब्जा कर लिया, और जो जिस भावना के साथ उनको रिजर्वेशन दिया गया था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही सीटें अगर रिजर्वेशन इनका जो डिलिमिटेशन के साथ होता तो लगभग 3 गुना बढ़ जाता, तो उसमें नए लोग आते और पूरा जो विकास होता है वो सब तरफ दिखाई देता। ये बात लोकसभा की केवल मैं कर रहा हूँ, वो विधानसभाओं में भी लागू होता है। तो ये जब व्यक्ति कोई भी चीज को एक चीज जगह पर बैठ जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो वो हर लोगों के अधिकारों को छीन लेता है। यही हमारे लोकतंत्र में हुआ। आप देखते हैं कि ये बहुत आम धारणाएं बता दी जाती हैं कि ये 8 बार से 10 बार से सांसद हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सारे समीकरणों को अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं होने से वो चीज़ें स्थिर हो गई, और स्थिर हो गई तो उन लोगों ने उस पर कंट्रोल कर लिया। यही चीज़ें जब डिलिमिटेशन के साथ होती हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो एरिया बदलता है और उसके साथ साथ संख्या बदलती है। तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि लोग जो राजनीतिक समीकरण होते हैं उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। वो हर चुनाव के साथ समीकरण बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। आज हम बात करते हैं कि दलित चिंतक हैं, तो हम उनके अधिकार दिलाने की बात तो बहुत दूर की बात है। हमने तो उनके अधिकार को छीन रखा है। 50 सालों से अगर हमने उनके अधिकार को छीन रखा है, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में कम से कम 250 सीटें होती, और जो हम 131 की बात कर रहे हैं वो लगभग 290 सीटें होती, केवल और केवल रिजर्व सीटें होती जो 390 के आसपास, जो SC/ST के लिए रिजर्व होती। तो हम उनके अधिकार को तो दे नहीं पा रहे हैं और हम उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मेरा तर्क सिर्फ यही इस चीज़ को लेकर के है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप स्वच्छ करिए,
प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट करिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है, लोकतंत्र में यही होता है कि सबको समान अवसर दिया जाए। जब वो समान अवसर देने की प्रक्रिया को ही आप बाधित कर देते हैं और आप उसके बाद आप लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि हमें 47 में विकसित भारत बनाना है, 100 साल बाद की बात हम कल्पना कर रहे हैं, और विकसित भारत बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही नागरिकों के अधिकार को मार रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हम व्यक्ति के अधिकारों को तो आप बहुत दूर तक मत बात करिए, आप संसद के अधिकार की बात करिए कि जो संसद के सदस्य हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारी आवाज़ वहाँ जा करके उठाते हैं, उन आवाज़ को तो हम अब वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो और उसके बाद हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो सवाल यही आकर के खड़ा हो जाता है कि आखिर हम अपने लोकतंत्र से करना क्या चाहते हैं। अगर हम पूरे विश्व को उठा करके देखते हैं तो हमारे यहाँ जो 71 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय 10 लाख की संख्या पे एक सांसद होते थे, आज वो 30 लाख तक पहुँच गए हैं। पूरे विश्व के जितने भी देश हैं जहाँ पर भी लोकतंत्र है, अगर हम अपना संविधान अधिकतर हमने अमेरिका से लिया है, तो अमेरिका में एक सांसद जो होते हैं वो 6 लाख की संख्या पे होते हैं, हमारे यहाँ 30 लाख पे हैं, और हमको विकसित भारत बनना है। कोई भी विश्व का देश ऐसा नहीं है कि जो अपने यहाँ परिसीमन पर रोक लगाया हो, वो तो हमसे आगे पहले से विकसित हैं। उनके पास तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ रही है, वो तो बहुत सारे मामलों में हमसे आगे हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। हम वही फार्मूला क्यों अपनाते हैं जहां हमारे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित न रहें, और उसके बाद हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। हम पूरे देश विश्व में डंका पीट रहे हैं कि विश्व के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो क्या हम ये बताना चाहेंगे कि कभी कोई किसी मंच से कह सकता है कि हमने अपने देश में 50 साल से परिसीमन पर रोक लगा रखी है? अगर किसी के अंदर है कि परिसीमन इतना सही था, 50 साल से हमने रोक लगाई, तो इस पे अपनी उपलब्धियों में गिनवाना चाहिए ना कि हमने अपने देश में 50 साल में परिसीमन पर रोक लगा दी है। ये हमारी उपलब्धि अगर है तो बताना चाहिए। तो इसमें बताने में शर्म क्यों आ रही है? ये क्यों नहीं कोई बता रहा है कि 30 लाख की संख्या पे हमारे एक सांसद होते हैं, और हम अभी भी उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमें अपने ऊपर डर है। हम जो राजनीति में बैठे लोग हैं, उनको सत्ता जाने का डर है, उनको अपने सीटें जाने का डर है, उनको अपने परिवार के लोगों के लिए सीटें सुरक्षित करनी है, उनको राजनीति में किसी और व्यक्ति को आने से रोकना है। इसीलिए उन्होंने परिसीमन पर रोक लगा रखी है। और इतने चतुराई के साथ महिला आरक्षण बिल को ला दिया जाता है, और गंभीरता तो इस देश की ये है कि उस पर कोई बात नहीं करता है। 50 साल से परिसीमन पर रोक है, और उसके बाद अगर हम महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं और उसके साथ भी ये कंडीशन लगा के ला रहे हैं, और उस पर भी इस देश की महिलाएं हर चीज़ में बोलती हैं, और वो अपने अधिकारों के लिए बहुत सारे चीज़ों में आप देखेंगे कि बहुत मुखर हैं, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आती है वहाँ वो चुप हो जाती हैं। जबकि सारे फैसले, नीतिगत फैसले या कानून से संबंधित जितने फैसले हैं वो तो संसद से ही लिए जाते हैं। तो महिलाएं संसद में आने से क्यों डर रही हैं, क्यों कतरा रही हैं? और इस पूरे मामले में विपक्ष भी बहुत मौन है, विपक्ष की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता। हालांकि जब भी कोई मुद्दे उठते हैं, जब भी कोई मामला उठता है, तो विपक्ष मुखर होकर आवाज उठाता है। लेकिन जब महिला आरक्षण बिल पर लेकर बात होती है, परिसीमन को लेकर बात होती है, या जनसंख्या को लेकर बात होती है, तो विपक्ष की तरफ से इतना खास रवैया नहीं अपनाया जाता, क्योंकि वो उनके हितों की भी बात है। अब यहाँ पर कांग्रेस हो या उनकी तरफ से यह है, क्योंकि दक्षिण जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जगह पर आते हैं, और नॉर्थ आता है बीजेपी की तरफ, जहां पर बीजेपी के वोटर्स काफी ज्यादा हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, आपको लग रहा है कि जिस हम संविधान की बात करते हैं, क्योंकि उसमें भी ये कहा गया है कि परिसीमन समय पर होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हितों का है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, ये तो मैंने क्या कहा कि संविधान के साथ इस तरह की मूल भावना से छेड़छाड़ करना ये एक अपराध से कम नहीं है जो कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप बात कह रही हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, देखिए 3 जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है, उस पर किसी को राजनीति नहीं करनी है। सबसे पहले नुकसान हो रहा है SC ST को, फिर महिलाओं को और युवाओं को, और अगर इनकी पूरी तादाद आप मिला लेंगे तो इस देश की जनसंख्या का 90% यही लोग हो जाएंगे। तो इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? क्यों कोई संसद का सत्र इस बात पर नहीं रोक दिया जाता कि महिला ये परिसीमन पर रोक लगा करके क्यों SC ST के अधिकारों का हनन किया गया?
बिल्कुल। आज बात तो SC ST की बहुत होती है, संविधान की बहुत होती है, बाबा साहब की बहुत बात होती है, लेकिन उनकी मूल भावना जो थी, जो इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था कि SC ST को उनके अधिकार मिल सकें, लेकिन सीटों को पर रोक लगा करके तो उनके अधिकारों को छीन लिया गया। युवा जो देश की राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता था, युवा जो एक आधार होता था, आज वर्तमान में जितने भी बड़े नेता हैं वो छात्र राजनीति से आते हैं। आपने छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगा दी, पूरे देश में अधिकांश जगहों पर छात्र संघ के चुनाव नहीं है। तो आप छात्रों से, महिलाओं से, दलितों से को राजनीति में नहीं आने दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप लोकतंत्र को राजतंत्र बनाना चाहते हैं। जब किसी भी व्यवस्था में तीसरी और चौथी पीढ़ी का व्यक्ति शासन कर रहा है तो आप उसको लोकतंत्र कहेंगे या राजतंत्र कहेंगे? पहले भी यही अपने देश में हो रहा था कि राजा का लड़का राजा बनता था। आज आप बताइए, जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं उनके शीर्ष पर बैठे लोग कौन हैं? वो किसी सामान्य व्यक्ति से या सामान्य कार्यकर्ता थोड़ी हैं, एक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति हैं। तो उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 145 करोड़ के अधिकारों को मारा नहीं जा सकता ना। और ये उसी चीज की एक प्रक्रिया थी कि जिसको लोगों के जहन से इस तरीके से निकाल दिया जाए कि लोगों को पता भी न चले कि ये इनका अधिकार था और उनको छीन भी लिया जाए। तो इसीलिए परिसीमन पे 50 साल तक रोक लग गई, और ये 50 साल के बाद 25 साल तक इस पर रोक लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि 26 में इसको बढ़ा करके सीधे 2051 तक इसको कर दिया जाएगा। 25 साल की रोक को और बढ़ाया जाएगा, और हम आप सब लोग, सामान्य लोग इसको देखते रह जाएंगे। और जब ये 75 साल बाद जब हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे, जब 50 की अभी हम बात कर रहे हैं, तब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं, क्योंकि तब तक चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी के लोग आ चुके होंगे। तो आम आदमी के उस समय बचेगा क्या? आम आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो लोकतंत्र में केवल कहने के लिए एक लोकतंत्र के नाम पर जी रहा होगा, जबकि देश में पूरा राजतंत्र हावी हो चुका होगा। तो ये सवाल बार बार इसीलिए खड़ा होता है कि अगर ये चीज़ें इतनी फेयर थी, इतनी अच्छी थी, तो इस पे चर्चा से क्यों भागते हैं? आप किसी भी राजनीतिक दल से आज इस पे एक सवाल पूछ कर देख लीजिए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। उनको एक एक व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो उसके लिए संसद रोक दी जाती है। एक छोटे से मुद्दे पर पूरे संसद की कार्रवाई रोक दी जाती है। लेकिन जहां पूरी आधी आबादी की बात आ रही है कि महिला आरक्षण के साथ, महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा धोखा हुआ, SC ST की बात होती है कि उनके साथ इतना बड़ा अन्याय और धोखा हुआ, युवाओं के साथ अन्याय और धोखा हुआ, इस पे कोई राजनीतिक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता या कोई पार्टी का नेता एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। संसद में चर्चा नहीं करता है। एक और सवाल ये है कि जनगणना की बात चलती है, परिसीमन का संबंध जनगणना से है। यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर बात चलती है, उसका भी संबंध परिसीमन को लेकर है। महिला आरक्षण बिल लाया गया और जनगणना भी अब कराई जाएगी 2026 में, 27 में, 2 चरणों में। लेकिन सिर्फ परिसीमन से क्यों नहीं बात की जा रही है? परिसीमन को लेकर सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, क्योंकि लगातार आप बोल रहे हैं कि ये षड्यंत्र है एक तरीके से, क्योंकि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत भी तो है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले जनगणना होगी, देन उसके बाद परिसीमन होगा। लेकिन जब जनगणना हो रही है लेकिन परिसीमन नहीं हो रहा, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, और युवाओं की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे लोकतंत्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ये बात आप कह रही हैं कि जनगणना तो इस देश में अभी केवल 21 में, वो भी कोविड की वजह से नहीं हुई, नहीं तो लगातार जनगणना हो रही है, लेकिन उसके बाद परिसीमन नहीं हो रहा है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि जनगणना होती ही है। और अभी भी जैसे जनगणना की बात हो रही है वो 26-27 में हो जाएगा। परिसीमन पे जो रोक है वो अप्रैल 26 में खत्म हो रही है। अगर उसकी रोक को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो नया जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके आधार पर सीटों का परिसीमन हो जाएगा। लेकिन उस पर जो शंका है कि रोक को बढ़ाया जाएगा, आज के वर्तमान दौर में आप ये देखिए कि राजनीति इस परिसीमन के बाद अपने कितने निचले स्तर पर आ चुकी है कि राजनीति को उधार के लोग लेने पड़ते हैं। आज चुनावों में लोगों को उधार में ला करके चुनाव लड़ाया जाता है। किसी भी फील्ड का जो आदमी रिटायर हो जा रहा है, अपने फील्ड में काम करना बंद कर दे रहा है, उसको राजनीति में ला करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, उसको मंत्री बनाया जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास अपने लोग नहीं हैं। अब राजनीति में आप किसी नए लोगों को आने नहीं देते। अगर नए लोग आते तो आपके बाहरी लोगों को आना पड़ता।
आप एक बार बताइए, अगर आप पत्रकारिता में हैं तो क्या कल के डेट में आप यूपीएससी में थोड़ी जा चले जाएंगे, या आप क्रिकेट खेलने थोड़ी चले जाएंगे, क्योंकि उस फील्ड का एक कंपटीशन होता है, उसको आप कैसे फेस कर पाएंगे बिना एक्सपीरियंस के। केवल राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें किसी भी फील्ड का आदमी अपने कामों से जब उब जाता है या उसका काम खत्म हो जाता है तो राजनीति में चला आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपटीशन ही नहीं है। हमने परिसीमन पर रोक लगा करके नए लोगों को आने ही नहीं दिया, तो जब नए लोग आए ही नहीं तो हमको उधार के लोग ही चाहिए। अब आप एक बार बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होगा जिसका व्यक्ति राजनीति में ना हो। केवल राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका व्यक्ति कहीं नहीं होगा। वो सिर्फ राजनीति का व्यक्ति राजनीति कर रहा है और पुस्त दर पुस्त कर रहा है, केवल बाहरी लोगों को आने नहीं दे रहा है। जो आम युवा है उसको आने नहीं दे रहा। आप 25 साल की उम्र में बताइए किसको टिकट मिलता है? किसी बड़े नेता के बच्चों को टिकट 25 साल 26 साल की उम्र में मिल जाता है। आज आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, जितने नए उम्र के सांसद हैं वो किसी परिवार से हैं। लेकिन वही जब बात आती है आम युवा की तो उसके लिए सारी कंडीशन लगा दी जाती है, उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। वो पूरी उम्र बेचारे कार्यकर्ता बन करके सेवारत रहते हैं। तो यही फर्क है न लोकतंत्र और राजतंत्र का, कि जब आपको उन कार्यकर्ता से, उन आम जनता से सेवा ही करवानी है तो लोकतंत्र का नाम देने की क्या जरूरत है? आप घोषित कर दीजिए कि देश में राजतंत्र है। जो तथाकथित अगर हम बातें कह रहे हैं तो केवल शब्दों में लोकतंत्र बचा है। आप हर फील्ड के लोगों को लाते हैं। भाई, राजनीति कोई मजाक का विषय थोड़ी है, इससे देश चलता है। आप जिसकी न कोई रुचि हो, न कोई इसमें काम करने की नीयत हो, आप उसको उठा करके राजनीति में लाते हैं। आप कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को लाते हैं। तो एक राजनीति, हमारे देश के राजनीति को जब हम समझेंगे, डिलिमिटेशन पर रोक लगाने से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी, कितने महान इस देश के राजनीति में लोग हुए हैं और उन्होंने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, आज हम उसको कहाँ ला करके खड़ा कर दिए हैं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीति करने के लिए तैयार हैं। राजनीति की कोई छवि नहीं बची है। संसद का सत्र आप देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक राजनीति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जब तक ये आम युवा जो आज के डेट में हर चीज़ में अपने आप को सबसे अग्रणी साबित कर रहा है, वो राजनीति में नहीं आएगा, तब तक लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल हम सिर्फ बनाए गए मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो राजनीति के लोगों द्वारा बना दिए जाते हैं और उसमें हम चर्चा करते रहते हैं, उसी मुद्दे के आधार पर राजनीति होगी, लेकिन राजनीति का वो महत्व बचेगा नहीं। आज हम इतने बड़ी ताकतवर देश होते हुए भी हम अलग अलग चीज़ों पर दूसरे पर निर्भर हैं। क्यों? आज आप एक बार बताइए कि शिक्षा के लिए हमारे बच्चे क्यों विदेशों में जा रहे हैं? हम अपने यहाँ कोई ऐसी संस्था क्यों नहीं खोल पा रहे हैं कि जिसके आधार पर हमारे यहाँ लोग, बाहरी लोग आकर के पढ़ें? आप आंकड़े उठा कर देखेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे देश से कितने लोग विदेश जा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं उनका ध्यान उधर है ही नहीं। उनका सारा का सारा ध्यान अपने देश के युवाओं को रोकने के लिए है कि कहीं युवा न राजनीति में आ जाए और हमारी बनी बनाई जो व्यवस्था है वो चौपट हो जाए। तो जब हम ही अपने लोगों से नफरत करेंगे, हम ही अपने लोगों के रास्ते के रुकावट बनेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में हम जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं वो हम सफल होता देख पाएंगे। बिल्कुल, हम विकसित भारत की बात करते हैं, यहाँ नए भारत की बात करते हैं, और ऐसे में किस तरीके से डिलिमिटेशन की ज़रूरत है ये आप सभी ने जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमें डिलिमिटेशन को एक बाउंड्री के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक नए भारत के तौर पर देखना चाहिए कि किस तरीके से ये ज़रूरी है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और एसटी आरक्षण के लिए। यहाँ पर हमें आगे बढ़ना होगा, इसकी पहल करनी होगी और ये देखना होगा कि वाकई विकास के लिए डिलिमिटेशन, जिसकी अब चर्चाएं बहुत कम होती है, जिस पर नेता बातचीत करने से कतराते हैं, वो वाकई कितना ज़रूरी है, इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपने जाना। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।